ईरानी शासन को कुचल दिया गया है और तेहरान की सड़कों पर जश्न का माहौल है। आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सैन्य हमलों में अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत एक ही रात में लगभग 1000 हमले किए। इस ऐतिहासिक हमले ने आयतुल्लाह, उनके बाद आने वाले व्यक्ति और ईरान के 40 से अधिक शीर्ष जनरलों और अधिकारियों को एक साथ खत्म कर दिया। दुनिया का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला तानाशाह अब नहीं रहा और 46 साल तक ईरान पर चला उसका शासन भी शायद खत्म हो गया है। जानते हैं कि यह कैसे हुआ? पहले मिसाइल हमले से शुरू करते हैं। ईरानी समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे यानी करीब 2 बजे रात ईस्टर्न टाइम के अनुसार तेहरान में धमाके शुरू हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने उस अभियान की शुरुआत की जिसे उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा। कुछ ही मिनटों में पहली मिसाइलें आकर लगीं। ये है उसका नतीजा। पहले इजराइल ने हमले किए जो सीधे खामेनेई को निशाना बना रहे थे। 7 मिसाइलें राष्ट्रपति भवन और खामेनेई के निवास परिसर के पास गिरीं। कई ईरानी अधिकारी, जिनमें खामेनेई का परिवार व बेटे मुस्तबा खामेनेई भी थे, उस इमारत में थे। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्तबा सिर्फ परिवार के एक मामूली सदस्य नहीं हैं। उनसे उम्मीद थी कि वे वारिस बनेंगे और ईरान के अगले सर्वोच्च नेता होंगे अगर उनके 86 वर्षीय पिता अचानक चल बसे। सर्वोच्च नेता और उनके उत्तराधिकारी दोनों का एक साथ मारे जाना दिखाता है कि हमला कितना विनाशकारी था। और अब इस्लामी शासन में उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट रेखा नहीं बची है। लेकिन खामेनेई अकेले नहीं मिल रहे थे और यही बात इस ऑपरेशन को अभूतपूर्व बनाती है। फॉक्स न्यूज को एक वरिष्ठ इजरायली सुरक्षा अधिकारी से सूचना मिली। इजराइल का आकलन है कि आज सुबह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर ईरानी शासन के खिलाफ शुरू किए गए शुरुआती ऑपरेशन में 40 से अधिक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा और शासन के अधिकारी मारे गए हैं। इस अधिकारी ने आगे कहा कि यह आधुनिक युद्ध के इतिहास में किए गए सबसे बड़े नेतृत्व सफायान अभियानों में से एक है। अधिकारी ने बताया कि इजरायली खुफिया एजेंसी ईरानी सुरक्षा में घुसपैठ कर इन हमलों को संभव बना पाई। लेकिन एक बार फिर यह खबर अभी अभी हमारे पास आई है। हम इसकी पुष्टि कर पाए हैं कि एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि आज सुबह के शुरुआती हमले में 40 से अधिक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा और शासन के अधिकारी मारे गए। जॉन और सैंड्रा, जैसा कि आप फ़ोन पर सुन रहे हैं, हम यहीं रुकेंगे। सुरक्षा ने मुझे अनुमति दी है। तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है। खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई मारे गए हैं। हम अब एक्सक्लूसिव तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन हमलों में शासन के 40 वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए हैं। सर्वोच्च नेता अपने कार्यालय परिसर की जमीन के ऊपर बनी इमारत में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे जब इजराइल ने हमला किया। हम जानते हैं कि अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां इस हमले की महीनों से योजना बना रही थीं। लेकिन जब उन्होंने एक ही हमले में सरकार के बड़े हिस्से को खत्म करने का मौका देखा तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। हम जानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व के करीब 40 लोग मारे गए हैं। सभी नाम हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जानकारी ये है, आमिर अली हजीदास। वह IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर थे जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और सैटेलाइट्स के लिए जिम्मेदार थे। अगला व्यक्ति अली समखानी है। वह सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद के पूर्व प्रमुख थे और इस समय शासन में सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक हैं। हमारे पास होसेम सलामी, सुरक्षा कानून प्रवर्तन के डिप्टी एयर डिफेंस फोर्स कमांडर, SNP प्रमुख और खुफिया प्रमुख हैं। आप सभी नाम पढ़ सकते हैं क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं उनका उच्चारण गलत कर दूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप ही उन्हें पढ़ लें। यहाँ मुख्य बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान की सैन्य खुफिया, परमाणु कार्यक्रम और सुरक्षा सेवाएं संभालीं। शासन ने सिर्फ अपना मुखिया और उत्तराधिकारी नहीं खोया, उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को खो दिया जो मूल रूप से शासन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे। जब सर्वोच्च नेता उपलब्ध नहीं होते थे तो आदेश देते थे या यह सुनिश्चित करते थे कि उनके पास पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइलें हों ताकि वे निवारक शक्ति बना सकें। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, इन लोगों में से बहुतों ने पिछले 47 वर्षों में शासन द्वारा लिए गए फैसलों में बड़ी भूमिका निभाई थी
और अब वे एक हमले की वजह से खत्म हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि ईरानी लोग शोक मनाएंगे क्योंकि इस आदमी ने 30 साल से ज्यादा शासन किया, लेकिन तेहरान की सड़कों पर ऐसा नहीं दिख रहा। सुनिए। जश्न जयकारे, लोग सड़कों पर खुलेआम अपने सर्वोच्च नेता की मौत का जश्न मना रहे हैं। क्योंकि कई लोग इस्लामी गणराज्य के खिलाफ न होकर भी सर्वोच्च नेता को पसंद नहीं करते क्योंकि वह दमनकारी था। उसने कई बार ईरानी लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वे शांतिपूर्वक विरोध करना चाहते थे। बहुत से ईरानी जानते हैं वह कैसा इंसान है। वे या तो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मारा गया या उनके परिवार में कोई खामेनेई के आदेश पर मरा है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी उनसे नफरत करते हैं। मुझे यकीन है कि लोगों का एक छोटा प्रतिशत है जो इस्लामी शासन का बहुत समर्थन करते हैं, जिन्हें इस आदमी से कोई दिक्कत नहीं है, या शायद वे उसके मजबूत समर्थक भी हैं। कुल मिलाकर ईरानी समाज का बड़ा हिस्सा अली खामेनेई को नहीं पसंद करता था, फिर भी वे 30 साल से अधिक सत्ता में रहे। यह पागलपन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरानी अधिकारी और सरकारी मीडिया सर्वोच्च नेता की मृत्यु से इनकार कर रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वीडियो और शायद मृत शरीर की तस्वीरें देखी हैं। फिर भी ईरानी अधिकारी इनकार कर रहे हैं। ये नया नहीं है, हमने पहले भी देखा है। अय्यातुल्ला खुमैनी की 1989 में मौत और राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर भी शासन ने तुरंत घोषणा नहीं की थी। उन्होंने सुबह तक इंतजार कर सरकारी टेलीविजन पर मौत की घोषणा की। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के करीब 9-10 हैं। ईरान में वे शायद औपचारिक घोषणा अगली सुबह तक टालेंगे। जब भी मैं ईरान में मौतों की बात करता हूँ, यूट्यूब एल्गोरिदम हमारे वीडियो को सीमित कर देता है क्योंकि वे विज्ञापनदाताओं के अनुकूल नहीं होते, लेकिन यही सच है। पिछले महीने हमने बताया था कि ईरानी शासन ने 32,000 निर्दोष ईरानियों की हत्या की। इसलिए इन मुद्दों पर बात करना जरूरी है। तो अगर आप लोग नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरी मदद कर सकते हैं तो यह एल्गोरिदम में वाकई फर्क डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पुष्टि तो हर जगह से आ ही रही है। यहाँ वह बयान है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद जारी किया है। खामेनेई इतिहास के सबसे दुष्ट लोगों में से एक अब मर चुके हैं। यह न केवल ईरानी लोगों के लिए बल्कि उन सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के उन लोगों के लिए भी न्याय है जिन्हें खामेनेई और उसके खून के प्यासे गुंडों ने मारा या अपंग किया। वह हमारी खुफिया जानकारी और बेहद आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम से नहीं बच सका। इजराइल के साथ काम करने के कारण उसके या उसके साथ मारे गए नेताओं के पास कोई विकल्प नहीं था। यह ईरानी लोगों के लिए देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। हमें पता चला है कि कई IRGC सैन्य, अन्य सुरक्षा और पुलिस बल अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे सुरक्षा मांग रहे हैं। जैसा मैंने कल रात कहा था, अब वे सुरक्षित हैं, बाद में उन्हें मौत मिलेगी। उम्मीद है कि IRGC और पुलिस शांति से ईरानी देशभक्तों के साथ मिलकर एक इकाई के रूप में काम करेंगे ताकि देश को उसकी योग्य महानता वापस दिलाई जा सके। यह प्रक्रिया जल्दी शुरू होनी चाहिए क्योंकि खामेनेई की मौत हुई है और देश एक दिन में काफी हद तक नष्ट हो गया है। हालांकि भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते या जब तक जरूरी हो बिना रुके जारी रहेगी ताकि हम मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में शांति का अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। अब यह कुछ ऐसा है जो ट्रंप ने कई बार किया है। उन्होंने ईरान की सुरक्षा बलों से अपील की है कि वे लोगों के खिलाफ लड़ने के बजाय उनका साथ दें और उनकी तरफ आ जाएं। वे प्रस्ताव स्वीकार करेंगे या नहीं देखना बाकी है, लेकिन शासन ने 40 शीर्ष नेता, शायद उससे भी ज्यादा, खो दिए हैं और समीकरण बदल गया है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह कितना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि एक सैन्य अभियान है। पहले 12 घंटों में अमेरिकी सशस्त्र बलों ने हवा, समुद्र और जमीन से ईरान पर लगभग 900 हमले किए। क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और मानवयुक्त विमान एक साथ हमला कर रहे थे। इसी दौरान अमेरिकी बल इजराइल और मध्य पूर्व में अपने ठिकानों पर सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा कर रहे थे। ईरान ने बहरीन में एक ठिकाने को निशाना बनाने में कामयाबी जरूर पाई, लेकिन जो फुटेज हमने देखी है उसके आधार पर उन्होंने एक सैन्य पुलिस के गोदाम को ही निशाना बनाया। किसी भी अमेरिकी के हताहत होने की घोषणा नहीं की गई है, न तो ईरानी जवाबी कार्रवाई से और न ही अमेरिकी अभियानों से। और एक और बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने अभी अभी एक नई क्षमता का इस्तेमाल किया है। पहली बार
अमेरिकी सेना ने युद्ध में वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये यूक्रेनी मोर्चे पर दिखने वाले FPV ड्रोन नहीं हैं। ये लंबी दूरी तक जाने वाले ज़्यादा ताकतवर सिस्टम हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट वही है। ये लक्ष्य तक उड़ सकते हैं और वहीं विस्फोट कर सकते हैं। इसमें पायलट को कोई खतरा नहीं होता। यह अमेरिकी और भविष्य के युद्धों का नया रूप है, जिसे सबसे पहले ईरान ने बड़े पैमाने पर देखा। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि IRGC सुविधाएं और क्षमताएं, नौसैनिक अड्डे, परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी भूमिगत सुविधाएं और बहुत कुछ। पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में जिन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ, उन पर फिर हमला नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है आगे ऐसा हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही कहा है। सटीक भारी बमबारी हफ्ते भर चलेगी। यह ऑपरेशन ट्रंप प्रशासन के समय हुए ऑपरेशन से ज्यादा लंबा होगा। समाप्ति से पहले मैं आपको राष्ट्रपति ट्रंप का वह पूरा बयान दिखाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने हमले की घोषणा की थी। यह आने वाले समय के बारे में बताता है। सुनिए। कुछ समय पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। हमारा उद्देश्य अमेरिकी जनता की रक्षा करना है, ईरानी शासन से उत्पन्न आसन्न खतरों को समाप्त करके, जो कि बहुत ही कठोर और भयानक लोगों का एक क्रूर समूह है। इसकी खतरनाक गतिविधियां अमेरिका, हमारे सैनिकों, विदेशी ठिकानों और दुनिया भर में सहयोगियों को सीधे खतरे में डालती है। 47 वर्षों से ईरानी शासन ने अमेरिका की मौत के नारे लगाए हैं और खून की एक अंतहीन मुहिम चलाई है। खून खराबा और सामूहिक हत्या जो संयुक्त राज्य अमेरिका, हमारे सैनिकों और अनेक देशों के निर्दोष लोगों को निशाना बनाती है। शासन के सबसे पहले कृत्यों में से एक था तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हिंसक कब्जे का समर्थन करना, जिसमें दर्जनों अमेरिकी बंधकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। 1983 में ईरान के गुर्गों ने बेरूत में मरीन बैरक बम धमाका किया, जिसमें 241 अमेरिकी सैन्यकर्मी मारे गए थे। 2000 में उन्हें USS कोल पर हुए हमले की जानकारी थी और संभवतः वे इसमें शामिल भी थे। कई लोग मारे गए। ईरानी बलों ने इराक में सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार या घायल किया। इस शासन के गुर्गों ने हाल के वर्षों में मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी बलों के खिलाफ अनगिनत हमले जारी रखे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों में अमेरिकी नौसेना और वाणिज्यिक जहाज़ों पर भी हमले किए हैं। यह सामूहिक आतंक रहा है और हम अब इससे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेबनान से लेकर यमन और सीरिया से लेकर इराक तक इस शासन ने आतंकवादी मिलिशियाओं को हथियार, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराया है, जिन्होंने धरती को खून और लाशों से भर दिया है। और यह ईरान का गुर्गा हमास था, जिसने 7 अक्टूबर के भयानक हमले इजराइल पर किए, जिसमें 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें 46 अमेरिकी भी शामिल थे और हमारे 12 नागरिकों को बंधक बना लिया गया। ये बेहद क्रूर था, जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ईरान दुनिया का नंबर 1 आतंकवाद का प्रायोजक है और हाल ही में उसने अपने ही दसियों हजार नागरिकों को सड़कों पर मार डाला जब वे विरोध कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति हमेशा यही रही है, खासकर मेरे प्रशासन की, कि इस आतंकवादी शासन के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहूँगा, उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। इसी वजह से पिछले जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान हमने फोर्दो, नतांज और इस्फहान में शासन के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस हमले के बाद हमने उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी भी परमाणु हथियारों की अपनी दुर्भावनापूर्ण कोशिश फिर से शुरू न करें, और हमने बार बार समझौता करने की कोशिश की। हमने कोशिश की, वो करना चाहते थे, फिर नहीं करना चाहते थे, फिर से करना चाहते थे, फिर नहीं करना चाहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो बस बुराई करना चाहते थे। लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया, जैसे वो दशकों से करता आ रहा है। उन्होंने अपने परमाणु इरादों को त्यागने के हर मौके को ठुकरा दिया है और अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बनाने की कोशिश की और लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास जारी रखा। अब वह हमारे मित्रों
यूरोप में हमारे सहयोगियों व विदेशों में सैनिकों को खतरे में डाल सकता है और जल्द ही अमेरिकी मातृभूमि तक पहुंच सकता है। कल्पना कीजिए कि यह शासन कितना अधिक दुस्साहसी हो जाएगा अगर उनके पास कभी परमाणु हथियार आ जाए और वे सच में अपने संदेश को पहुंचाने के लिए उनसे लैस हो जाएं। इन कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना एक विशाल और लगातार चल रही कार्रवाई कर रही है ताकि इस बेहद दुष्ट कट्टर तानाशाही को अमेरिका और हमारे मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को खतरे में डालने से रोका जा सके। हम उनके मिसाइलों को नष्ट करने जा रहे हैं और उनकी मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से जमींदोज कर देंगे। ये पूरी तरह से एक बार फिर मिटा दी जाएगी। हम उनकी नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र के आतंकवादी गुर्गे अब क्षेत्र या दुनिया को अस्थिर नहीं कर सके और हमारी सेनाओं पर हमला न कर सके। और अब वे अपने आईईडी या सड़क किनारे बम, जैसा कि उन्हें कभी कभी कहा जाता है, का इस्तेमाल करके हजारों हजार लोगों को, जिनमें कई अमेरिकी भी शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल और मार नहीं सकेंगे। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान परमाणु हथियार प्राप्त न कर सके। ये एक बहुत ही सीधा संदेश है। उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। यह शासन जल्द ही सीख लेगा कि किसी को भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं की ताकत और शक्ति को चुनौती नहीं देनी चाहिए। मैंने अपने पहले प्रशासन में हमारी सेना को बनाया और फिर से बनाया, और पृथ्वी पर कोई भी सेना उसकी शक्ति, ताकत या उन्नतता के करीब भी नहीं है। मेरे प्रशासन ने क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों के लिए जोखिम को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। फिर भी, और मैं ये बात हल्के में नहीं कह रहा हूँ, ईरानी शासन मारने की कोशिश करता है। बहादुर अमेरिकी नायकों की जान जा सकती है और हमारे सैनिक हताहत हो सकते हैं। ऐसा अक्सर युद्ध में होता है, लेकिन हम ये अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये भविष्य के लिए कर रहे हैं, और ये एक महान मिशन है। हम हर सैनिक के लिए प्रार्थना करते हैं जो अमेरिकियों और हमारे बच्चों को परमाणु हथियारों से लैस ईरान से बचाने के लिए निस्वार्थ रूप से अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे वीरों की रक्षा करें। हमें विश्वास है कि उनकी मदद से हमारी सेना विजयी होगी। हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, सशस्त्र बलों और सभी पुलिस के सदस्यों से मैं आज रात कहता हूं कि आप अपने हथियार डाल दें और पूरी तरह से सुरक्षा पाएं, या फिर इसके विपरीत निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने हथियार डाल दीजिए। आपके साथ पूरी सुरक्षा और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, या फिर आपको निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। अंत में ईरान के महान और गर्वित लोगों से मैं आज रात कहता हूं कि आपकी आज़ादी का समय आ गया है। सुरक्षित रहें, अपने घर से बाहर न निकलें। बाहर बहुत खतरा है, हर जगह बम गिरेंगे। जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे तो अपनी सरकार अपने हाथ में ले ले, वह आपकी होगी, आप उसे संभाल सकते हैं। यह शायद कई पीढ़ियों तक आपका एकमात्र मौका होगा। आपने सालों से अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन वह कभी नहीं मिली। कोई राष्ट्रपति वह करने को तैयार नहीं था जो मैं आज रात करने को तैयार हूं। अब आपके पास वही देने वाला राष्ट्रपति है जो आप चाहते हैं। आइए देखें आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। अमेरिका आपको जबरदस्त ताकत और विनाशकारी शक्ति के साथ समर्थन दे रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी किस्मत पर नियंत्रण हासिल करें और उस समृद्ध और गौरवशाली भविष्य को उजागर करें जो आपके बहुत करीब है। यह कार्रवाई का समय है, इसे जाने मत दीजिए। भगवान अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को आशीर्वाद दें। भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दें। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। धन्यवाद।